Hey guys, welcome to today. I'm back with another video of Ancient History Lecture 5. So जैसा आप लोगों को पता है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज loneWolf_68। ओके, और अगर आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे @UKPSC11 टाइप करेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जो भी जॉब नोटिफिकेशन करंटली आते हैं आपको वहाँ पे मिल जाता है, और अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाता है। तो ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, जो भी आपके वन डे एग्जाम्स हैं। ओके, तो एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, यूके ट्रिपल एस हो गया, यूपीएससी हो गया और पीसीएस हो गया। ठीक है ना। तो इन चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखें जो एमसीक्यू डिस्कशन हो रहे हैं हर टॉपिक के बाद, ताकि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो। ओके गाइस, सो हम बात कर रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन की, और हड़प्पा सिविलाइजेशन का मैं क्विक रिव्यू करा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने पीछे वाली वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था गाइस कि ये कैसे पता चला था हमें। तो 1853 में आप जानते हो 1853 में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ, आपकी पहली पैसेंजर ट्रेन चली, है ना। पहली पैसेंजर ट्रेन चली कहाँ से, बॉम्बे टू थाने चली। बॉम्बे टू थाने चली, उसके बाद क्या हुआ, रेलवे का एक्सटेंशन होना शुरू हुआ। और रेलवे का जब एक्सटेंशन होना शुरू हुआ तो वो एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ हुआ, लाहौर टू कराची। ठीक है ना, लाहौर टू कराची। आपको कराता होगा, कराची का एक पोर्ट है, ठीक है ना। लाहौर टू कराची गया, तो लाहौर टू कराची जब हुआ तो सबसे पहली जो साइट मिली इन्हें, हड़प्पा साइट मिली। हड़प्पा साइट मिली इनको, ठीक है। हड़प्पा मिली तो उन्होंने सबसे पहले, जब इनको हड़प्पा साइट मिली तो उन्होंने सबसे पहले जाके पहले तो उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को बताया। लॉर्ड, आपको पूरी कहानी पीछे पता चली होगी। तो हड़प्पा जब साइट मिली तो उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाने लगा। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन जब हुआ तो बाद में धीरे धीरे करके मिला और एविडेंसेस मिलने शुरू हुई, है ना। और एविडेंसेस और साइट्स मिलनी शुरू हुई इन्हें, ठीक है। और हॉट साइट मिलने के बाद इन्हें पता चला कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक जगह पे ना होकर ये मल्टीपल जगह पे है। तो मल्टीपल जगह पे है तो धीरे धीरे से पता चला जाने लगा कि ये जो इंडस सिविलाइजेशन का पूरा जो रिवर बैंड है ना, इंडस इंडस जो रिवर बैंड है वहाँ पे ये सारी साइट ज़्यादातर प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाने लगा इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन बोला जा लगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि यहाँ के जो लोग थे वो ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल करते थे, इसलिए हम इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाने लगा। ठीक है, फर्स्ट फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी आपको पता है अलेक्जेंडर कनिंगम था, ठीक ना, अलेक्जेंडर कनिंगम थे, आपको पता होगा। और जो पहला एएसआई जो बना था आपका, उसके जो चेयरमैन बने थे वो कौन बने थे, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने क्या था दोस्तों, जॉन मार्शल ने आपको दो बंदों को क्या कहता है, अपॉइंट किया था। एक बंदे का नाम था दयाराम सानी और दूसरे दूसरे का नाम था राखलदास बनर्जी। दयाराम सानी को 1921 में हड़प्पा 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 क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। ये हड़प्पा साइट पे उन्होंने खोजा, कौन सी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे खोजा। उसके बाद जो राखलदास बनर्जी थे वो 1922 में उन्होंने क्या किया, इंडस सिविलाइजेशन पे उन्होंने मोहनजोदारो को खोजा था। तो ये चीज़ें आपको मैंने मोटा मोटा आपको एक रिकॉल दे दिया ताकि आपको पता चल जाए। और हम इनके बारे में बात करें तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं इनके रिलीजियस लाइफ के बारे में। तो रिलीजियस लाइफ के बारे में जब हम बात करने वाले हैं तो अभी हम सिर्फ मैं इनकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। बाद में जो साइट्स हैं डिस्कवर भी है उस पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या आपको खोजा गए थे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीफ डेटी, फीमेल डेटी, डेटी का मतलब देवी, भगवान, ठीक है ना। एक चीफ फीमेल डेटी का मिलता है। इस चीफ फीमेल जो डेटी हमको मिलती है ना, इस डेटी में क्या हुआ दोस्तों, जैसे एक गर्भवती महिला होती है ना, एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो उसके पेट से क्या दिखा हुआ कि एक प्लांट उग रहा है, ठीक है ना। एक प्लांट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ उग रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, प्लांट इज शोइंग ग्रोन आउट अ एम्ब्रो ऑफ अ वुमन। ठीक है, एम्ब्रो क्या होता है, एम्ब्रो होता है उसका गर्भ, ठीक है, गर्भ बोलते हैं। तो उसके वजह से प्लांट बाहर आ रहा था। तो इससे पता चला कि ये मदर गॉडेस या धरती माँ थी, या गॉडेस ऑफ द अर्थ की क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, धरती माँ की पूजा करते थे। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज इस चीज को अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में नोट डाउन करें। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक चीफ मेल डेटी का भी, पशुपतिनाथ देव का भी हमें क्या बोलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं कि ये जो भगवान शिवा थे उनके बारे में भी उनके पता चला है। ठीक है ना, इनका पता कैसे चला है कि सील में क्या है, जो इनकी सील्स होती है ना, मोहर होती है, मोहरे में क्या चाहिए, बहुत चीज़ों को पता चला है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, सील्स में इनका क्या मिला है, एक योगी पोस्चर में बैठा हुआ व्यक्ति मिला है, ठीक है ना। एज ऑन लो थ्रोन हैविंग 3 फेसेस एंड 2 हॉर्न्स, ठीक है, 3 फेसेस और 2 हॉर्न्स मिले। ही सराउंडेड बाय एन एलिफेंट। तो याद रखना कौन कौन से जानवर मिले हैं उनका ध्यान रखना है, ठीक है ना, कौन कौन से जानवरों
से ये लोग परिचित थे, उन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो क्या मिला है, एलिफेंट मिला है, टाइगर मिला है, राइनो मिला है, गेंडा मतलब राइनो मतलब गेंडा, बेफेलो मिला है, आपका भैंसा मिला है, दो हिरन मिले, ठीक है, अपेयर एट हिज फीट, अपने पैरों पे, ठीक है ना, और कुछ पेड़ मिले हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बर्ड्स हो गई लाइक पीजन, बर्ड्स मिली हैं। और एक और चीज आप ध्यान रखेंगे गाइज कि यहाँ पे क्या है, ऑक्स की भी मोहरें मिली है, ऑक्स मतलब बैल, सांड। लेकिन जो यहाँ पे ये माना जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियन का ये बिलीव था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो काऊ से परिचित नहीं थे, इनको गाय से लेना देना, मतलब गाय के बारे में इन्हें पता नहीं था। लेकिन ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि भाई जो आपकी सील्स हैं, जो सील्स हैं आपकी, उसमें आपको सांड का मिल रहा है, ऑक्स मिल रहा है, ठीक है ना, ओके, यहाँ पे आपको ऑक्स मिल रहा है, लेकिन जो गाय है, मतलब जो गाय है उसमें आपके एविडेंसेस मतलब बोल रहे हैं कि गाय से लोग परिचित लेंगे, लेकिन सांड कहाँ से आएगा अगर गाय नहीं होगी तो। ये कई जो हिस्टोरियंस का बिलीफ है यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ओके। हिस्टोरियंस के बिलीव ये था कि ये लोग गाय से परिचित नहीं थे, लेकिन अगर गाय से परिचित नहीं थे तो इनको ऑक्स के बारे में कैसे पता चला, ऑक्स आया कहाँ से, फिर उड़ के तो नहीं आया होगा, मतलब गाय रही होगी। तो तब इससे यहाँ इसके कॉन्ट्रडिक्शन से ये नतीजा निकाला गया कि ये लोग काऊ को जानते तो थे, ये लोग काऊ को जानते थे, लेकिन इस समय काऊ कोई बहुत ज्यादा स्पेशल एनिमल नहीं था, ठीक है ना, इनके लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेशल एनिमल नहीं था, और इनके लिए ज्यादा क्या प्रमुख जानवर नहीं था उस समय गाय, ठीक है ना। जैसा आप वैदिक पीरियड में देखोगे तो वैदिक पीरियड में काऊ को जो है विशेष स्थान दिया गया कि गाय सबसे ज्यादा पवित्र है वैदिक सिविलाइजेशन में, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में गाय को बिल्कुल भी कोई भी प्रमुख या फिर इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, ठीक है ना, इससे पता चलता है। तो आप ये ध्यान भी रखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में गाय ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे प्रचलित नहीं था, तो आप गाय आंसर दे सकते हैं, लेकिन वही और उनकी जो सील्स है उसमें ऑक्स मिलने का कारण यही है कि उड़ के तो आया नहीं होगा, है ना कहीं से पैदा हुआ होगा, है ना, उसने क्या लिया होगा, जन्म लिया होगा, जन्म के लिए गाय का होना जरूरी है। तो जो ये बिलीव था ये माना जाता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसमें काऊ को इंपॉर्टेंस नहीं थी, मगर कई बार आप क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि हर हिस्टोरियंस के अलग अलग बिलीव्स हैं, और हर हिस्टोरियंस के अलग अलग बिलीफ है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो कौन से जानवर से परिचित नहीं थे, और आपको ऑप्शन में काऊ मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में काऊ मिल गया तो आपको काऊ पे टिक मार देना है बिना सोचे समझे, अदरवाइज ये कॉन्ट्राडिक्ट है, मैंने आपको स्टोरी बता दी, ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चीजें पूछ रहा है और क्या बोलता है इसमें, क्या है, लिंगम, न्यूमरस सिंबल्स ऑफ द वन फैलेस, लिंगम यहाँ पे क्या मिले, जो लिंग्स हैं उनके बारे में मिला है, मेल और फीमेल के ऑर्गेनिजम्स का मिला है, तो इससे पता चलता है कि ये लिंगम की क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है, क्या करते थे, वर्शिप करते थे इनकी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई भी टेम्पल नहीं मिलता है, नो टेम्पल, लेकिन ये क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है ना, मूर्ति पूजा करते थे। तो कई बार पूछा जाता है आपसे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या मूर्ति पूजावादी थे, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल थे, ठीक है ना। तो ये क्या करते थे, आइडल्ट्री क्या करते थे, आइडल्ट्री प्रैक्टिस करते थे, ओके गाइस। तो आपको ध्यान रखना है, मूर्ति पूजा पे ये करते थे, मूर्ति पूजा पे बिलीव करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी टेम्पल नहीं मिला है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, नो टेम्पल हैज बीन फाउंड, बट क्या करते थे, देवर आइडल्ट्रीवस प्रैक्टिस, मतलब मूर्ति पूजा, हिंदी में जो लोग देख रहे हैं उन्हें मैं लिख देता हूँ, आइडल्ट्री प्रैक्टिस का मतलब होता है, प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं है जो हम करते हैं, इसका मतलब है मूर्ति की वो करते थे, पूजा करते थे, ठीक है ना। इंडस पीपल बिलीव इन घोस्ट और इवल फोर्सेस में ये बिलीव, मतलब भूत प्रेत में ये क्या करते थे, बिलीव करते थे, ठीक है ना। और इनके लिए क्या करते थे, एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, एम्यूलेट का मतलब होता है जो गले में, अगर आप लोग इंडियन हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आप जो गले में ताबीज वगैरह पहनते हैं, ताबीज उनको बोलते हैं एम्यूलेट, ठीक है। तो ये जो भूत प्रेत में बिलीव करते थे और इनसे बचने के लिए क्या करते थे, ताबीज वगैरह का इस्तेमाल करते थे। तो ये भी रखेंगे, भूत जो इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो भूत प्रेत में विश्वास करते थे और उनके लिए वो ताबीज का इस्तेमाल करते थे, और ये ताबीज हमको मिले हैं। तो आप अपनी कॉपी पे ये भी नोट करेंगे गाइस, तो ठीक है ना। तो आप ये भी नोट करेंगे कि ये दे बिलीव इन द घोस्ट एंड इवल फोर्सेस एंड दे यूज एमुलेट्स एज अ प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट देम। तो ताबीज वगैरह का इस्तेमाल करते थे भूत प्रेत से बचने के लिए। तो हमें क्या क्या पता चला है, एक तो हमें ये पता चला कि ये धरती माँ की पूजा करते थे, दूसरा हमें पता यहाँ पे गॉड लॉर्ड
लॉर्ड शिवा का भी वर्णन किया गया है, मतलब इनके एविडेंसेस हमें मिले हैं सील्स वगैरह में। ये एलिफेंट को जानते थे, टाइगर को जानते थे, राइनो को जानते थे, बफेलो को जानते थे, और 2 डियर मतलब इनको पता चला था, इनको पीपल के बारे में भी ज्ञान था और बर्ड पिजन के बारे में ज्ञान था। ऑक्स, ये ऑक्स, इनकी मोहरों पे ऑक्स का क्या है वर्णन किया गया है, मतलब इनके एविडेंसेस मिले हैं ऑक्स के। लेकिन इनके लिए गाय भी कोई भी इंपॉर्टेंट एनिमल नहीं थी। कब? हड़प्पा सिविलाइजेशन में। बट लेटर ऑन व्हेन वी स्टडी द वैदिक सिविलाइजेशन दे विल नो कि यहाँ पे काऊ ही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पवित्र माना गया था वैदिक सिविलाइजेशन में। तो यहाँ हड़प्पा में उल्टा था, तो आप ध्यान रखेंगे। और कई बार अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन से जानवर से प्रतिनिधित्व है, अगर आपको वहाँ पे काऊ दिख रहा है तो आप बिना सोचे समझे काऊ पे टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्टोरियंस के अलग अलग बिलीव्स हैं, अलग अलग बिलीव्स के कारण कई बार क्वेश्चन किस वे में पूछा गया तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो हिस्टोरियंस के अलग अलग बिलीफ हैं उससे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है, और कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है तो ये माना जाता है कि काऊ एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, ठीक है ना। यहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन कोई भी मंदिर नहीं थे। इसका मतलब है भगवान वगैरह के लिए कोई स्पेशल मंदिर वगैरह क्रिएट नहीं किए गए थे उस समय पे, लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है। यहाँ पे योनि की पूजा होती थी, तो वर्शिप ऑफ द योनिस होती है यहाँ पे टेकन प्लेस, और प्रैक्टिस और होती थी यहाँ पे, ठीक है ना। और घोस्ट और इविल फोर्सेस से बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल करते थे, ये भी हमको पता चला है। ओके गाइस, अब बात करते हैं इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। हड़प्पा सिविलाइजेशन पीपल इनके क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी यूज करते थे, ठीक है। तो इन पॉटरियों को आप क्या करेंगे, एज सच एज ग्लेज्ड पॉटरी, पॉलीक्रोम पॉटरी, ठीक है गाइस। तो आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, सॉरी। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गाइस जो ये क्या करते थे, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थे ये बहुत उन्नत किस्म की, बहुत ही उन्नत किस्म की क्या करते थे, पॉटरी बनाते थे, ठीक है ना। पॉटरी बनाते थे बहुत ही उत्तम किस्म की, और उत्तम किस्म की पॉटरी बनाते थे। उसमें जो सबसे पहले जो पॉटरी उन्होंने बनाई वो बनाई ग्लेज टाइप की पॉटरी, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी का स्मोक करते थे ये, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली जो थी वो थी ग्लेज टाइप की पॉटरी, जो हड़प्पन जो के लोग, जो पीपल थे वो यूज करते थे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अलग अलग टाइप की पॉटरीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉलीक्रोम पॉटरी हो गई, इंसाइज पॉटरी हो गई, पेरोफ्रेटेड पॉटरी हो गई, नॉब्ड पॉटरी हो गई, ये इस तरह की पॉटरी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ग्लेज पॉटरी थी गाइस, वो पॉटरी सबसे पहले यूज की गई थी, और ये बहुत उत्तम किस्म की क्या करते थे, पॉटरी बनाते थे, क्योंकि इसमें जो आर्टिस्टिक टच देते थे ये, ठीक है ना, आर्टिस्टिक टच देते थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके गाइस, हम बात करते हैं इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की। इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की मैं बात करूं तो जो इनकी जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज थी वो अनडिसाइफर्ड है, मतलब अभी तक खोजी या सुलझाई नहीं जा सकी है, ठीक है ना। सुलझाई नहीं जा सकी है इनकी अभी तक की स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी रिसेंटली 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है, अगर आप पढ़ पाए तो अभी इनके ऊपर जो रिसर्च है, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जो रिसर्च चल रही है, वहाँ जाके आपको ये पता चलेगा कि जो एंशियंट द्रविडियन स्टाइल है, ठीक है ना। एंशियंट द्रविडियन क्या था, जो एंशियंट द्रविडियन थी, आपको पता होगा वो कहाँ से, जो द्रविडियन है, द्रविडियन हम बोलते हैं, वो बोलते हैं साउथ इंडिया से टच है। वहाँ पे अगर आपने देखा होगा साउथ इंडिया टच जो होता है वो क्या होता है, द्रविडियन स्टाइल है। वहाँ पे जो लैंग्वेज है या फिर जो उनका आर्ट जो आर्टिस्टिक है, जो उनकी स्टाइल है वहाँ पे मंदिरों बनने की, वो सारी क्या है, द्रविडियन है, ठीक है ना गाइस। तो जो द्रविडियन टच है, तो उसी की जो एंशियंट लैंग्वेज थी, जो एंशियंट था पिक्टोरियल ग्राफ, ठीक है, वो यूज़ हुआ है किसमें, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। लेकिन अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले ये अनडिसाइफर्ड थी, लेकिन अभी ऊपर धीरे धीरे करके उसका रिसर्च हो रही है, और अब ये माना जा रहा है कि जो ये इनकी जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज थी वो एंशियंट द्रविडियन से ही टच है, ठीक है ना। ये एंशियंट द्रविडियन से ही है, या फिर एंशियंट द्रविडियन टच है, जो द्रविडियन का पुराना जो एंशियंट था उससे टच है, ठीक है ना गाइस। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये रिसेंट न्यूज़ में है अभी आजकल, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले की बात कर रहा हूँ जो अभी तक किताबों में आपको है, जिससे या तो पेपर अभी बन सकता है। तो जो इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज थी वो अनडिसाइडेड है, अभी तक सुलझाई नहीं जा सकी है। द स्क्रिप्ट इज अ पिक्टोग्राफिकल इन नेचर, मतलब पिक्चर्स में बनाई जाती थी। जैसे उन्होंने ऐसे बना दिया, एक इनकी सील है ये, तो यहाँ पे 3-4 लोग बना दिए उन्होंने, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेटिकल लिख दिया इन्होंने। तो ये क्या होती है इनकी, ये पिक्टोरल क्या है, पिक्टोग्राफी या पिक्टोरल अल्फ़ाबेट्स का ये यूज़ करते थे, पिक्टोरल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते थे, मतलब शब्दों का यूज़ करते थे, या फिर पिक्टोग्राफिक इन नेचर थी, मतलब, ठीक है। तो अगर मैं बता देता हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2000 CDS 2020 के पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो वो आप लोग जरूर देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो पेपर देख सकते हो, 2021 में होगा या 22nd में होगा, पर ये क्वेश्चन जरूर आया।
तो ध्यान रखना जो यहाँ के लोग थे वो 64 क्या करते थे, 64 बेसिक सैम्बल्स थे, ठीक है। 64 बेसिक सैम्पल से इन क्या सिविलाइजेशन में जो क्या कहते हैं पिक्टोग्राफ के थे। तो कितने सैम्पल्स यूज करते थे, 64 बेसिक सैम्पल्स से, ठीक है। और एक पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट यूज करते थे, आपको मैंने बता दिया, पिक्टोग्राफी न्यूज या जिसको अगर आप बोलते हैं पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट। तो ये पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट यूज करते थे जिसमें 64 बेसिक सैम्पल्स थे, ठीक है ना। और इसमें क्या करते थे गाइज, 250 टू 400 250 से 200 400 लेटर्स तक हमें मिलते हैं, ठीक है। इतने लेटर हमको मिले हैं, ठीक है ना, जो क्या है पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा है, ठीक है गाइज। और दूसरा ये करते थे, ये लिखते थे राइट टू लेफ्ट लिखते थे पहले, फिर लेफ्ट टू राइट लिखते थे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ये पहले राइट मतलब इस पोजीशन से इस तरह से लिखते थे, फिर नीचे जाके फिर ऐसे लिखते थे गाइस, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो ये पहले राइट से लेफ्ट लिखते थे, फिर लेफ्ट से राइट लिखते थे गाइस, ठीक है, इसका ध्यान रखना। 64 बेसिक सिंबल्स का यूज किया गया है और 250 से 400 लेटर्स का यूज किया गया है इस पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट में। और यही आपसे सीडीएस का क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर 2020 में या 2021 में गाइस, तो आप देख सकते हो पेपर, ठीक है ना। और फिश एंड ट्री आर द सिंबल्स आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड वंस, मछली और पेड़ों का बहुत ज़्यादा क्या है सिंबल्स मिला है। और अगर आप थोड़ा सा गूगल करके देखोगे इन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को, तो आप देखोगे कि ये क्या है, ये कुछ कहना चाहते थे लेकिन जो ये पिक्चर के माध्यम से हमें कुछ कहना है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 3 आदमी हैं या 3 जानवर इन्होंने बना दिया और यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि अनडिसाइफर्ड है। लेकिन अभी रिसेंटली इसमें बहुत ज़्यादा खोज हुई है और बहुत ज़्यादा खोज के कारण ये माना गया है, अभी रिसेंटली की न्यूज़ है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या करते थे गाइस, वो क्या करते थे, जो द्रविडियन स्टाइल है उसकी एंशियंट चीज़ का, एंशियंट द्रविडियन जो थी उनका यूज ये करते थे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एंड ओवरलैपिंग ऑफ लेटर्स सोन इट वाज रिटन इन द लेफ्ट टू राइट फॉर्म, जो मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे और पहली लाइन में इन द फर्स्ट लाइन, देन लेफ्ट टू राइट लिखते थे इन द सेकेंड लाइन में, जो मैंने आपको बता दिया कि पहले राइट टू लेफ्ट जाते थे फिर लेफ्ट टू राइट जाते थे। और इस स्टाइल को कहा जाता है आपका बस्टो रिफेंडन, बस्टो रिफेंडन इसको कहा जाता है। तो बस्टो रिफेंडन कहा जाता है कौन सी स्टाइल को, जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट बताता है, तो इसे बस बोस्टो रिफंडन कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बारे में हमने देख लिया, तो होप सो आपको यहाँ पे तक चीज़ें समझ आएगी। सीडीएस में ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको ये भी लिखवा दिया है, ओके गाइज। तो हम पेपरों को भी डिस्कस करेंगे, जो रिसेंटली पेपर हुए होंगे डेफिनेटली हम उनको डिस्कस करेंगे, बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तो हम मेजर साइट्स को अभी देख लेते हैं, कौन कौन सी मेजर साइट खोजी गई थी, फिर हम इनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हड़प्पा खोजी गई थी, ये आपको ये सब याद होना चाहिए गाइज, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1921 में खोजी थी, किसके द्वारा खोजी गई थी, ये दयाराम साहनी जी द्वारा खो गई थी, मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये कहाँ मिला है, मोंटोगोरी मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का पाकिस्तान में, ठीक है ना, पंजाब पाकिस्तान में वहाँ पे ये मिली है। कौन सी नदी पे मिली है, रावी नदी तट पे मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है, 40% ऑफ द टोटल सीर विल फाउंड, मतलब क्या है यहाँ पे मिली है, ठीक है ना। तो 40% ऑफ द सील्स फाउंडेड हेयर, फाउंड मतलब फाउंड हुई है यहाँ पे, ठीक है। 40% ऑफ द सील टोटल सील्स फाउंड हेयर यहाँ पे मिली है, कहाँ पे, हड़प्पा साइड में मिली है, जिसको दयाराम साहनी ने खोजा 1921 में खोजा। और यहाँ पे एक ग्रेट ग्रेनरी भी मिला है ना। ये सब डिस्कस कर लेंगे हम, बड़े मतलब धान्यागार जहाँ पे फूड वगैरह को स्टोर किया जाता है, ग्रेनरी मिली है यहाँ पे, ठीक है ना, धान्यागार बोलते हैं जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। दूसरी जो साइड है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो को 1922 में खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, आर.डी. बनर्जी द्वारा खो गया था। ये कहाँ पे है, लकाराना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जाता है आपसे कि कहाँ पे मोहनजोदारो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था पाकिस्तान के, तो आपको ध्यान रखना है लरकाना में, ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध पाकिस्तान में, आपको ये ध्यान रखना है। कौन सी नदी पे खोजा गया था, इंडस रिवर पे खोजा गया था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिले, एक ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिली है, शिप ऑन द सील मिली है ना, वूवन क्लोथ डिस्कवर्ड में, 9 लेवल ऑफ ऑपरेशन में, ये सब हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। बस आप मेजर चीज़ें जो है वो ये देखें कि इसने डिस्कवर किया, कहाँ पे डिस्कवरी है, कौन सी रिवर पे डिस्कवरी है। ठीक है, फिर आता है सुतंगडोर। सुतंगडोर 1927 में खोजी गई थी, RL स्टेनाइन के द्वारा था। ठीक है, कहाँ पे, सिचुएटेड इन द बालूस्तान, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको मैप ऐसे करके बनाया था ना, ये सबसे क्या है, सबसे वेस्ट का पार्ट है ये। ठीक है, सुतंगडोर। ठीक है, यहाँ पे सुतंगडोर था, यहाँ पे मांडा था, यहाँ पे आपका कौन था, दैमाबाद था, और यहाँ पे आलमगीरपुर था, आपका मैंने समझा दिया था। तो ये सबसे वेस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो सुतंगडोर 1927 में RL स्टाइन द्वारा खोजा था। कौन सी रिवर है, दक्ष रिवर के ऊपर। चूहनदारो एकमात्र रूलर साइट थी ये, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। तो ये जो चूहनदाड़ो थे मात्र उन जो जितने भी इसकी पूरी जो साइट्स मिली है उन साइट्स में सबसे क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन का रूलर 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 सिविलाइजेशन थी, मतलब ग्रामीण सभ्यता थी। मात्र यही एक ग्रामीण सभ्यता थी इसकी, तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चूहनदारो को 1931 में खोजा था एन गोपाल मजुमदर और मैके ने। एन गोपाल मजुमदर या मैके ने, दो बंदों ने खोजा था। ये कहाँ पे है, सिचुएटेड इन द सिंध। ठीक है, अब जो सिंध प्रांत कहाँ पे होता है, सिंध प्रांत आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका पंजाब वाला इलाका है ना, पंजाब वाला वहाँ पे है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं देखता हूँ ग्राफ अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, स्लाइड डिलीट हो चुकी है, तो आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या है, पंजाब से थोड़ा सा ऊपर वाला इलाका है। ये कौन सी रिवर पे, इंडस रिवर। तो चूहनदाड़ो इंडस रिवर पे है, मोहनजोदारो इंडस रिवर पे है। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन राजस्थान में। कई बार पूछा जाता है ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ऐसे पूछा जाएगा कि हनुमानगढ़ में कौन सी साइट प्रेजेंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो कालीबंगन है। तो कालीबंगन को खोजा किसने था, 1955 में खोजा था आपका ए घोष ने, जो घग्गर नदी पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे एक प्लग्ड फील्ड मिला है भाई, प्लग्ड फील्ड। प्लग्ड फील्ड मतलब हल लगा हुआ खेत, हल लगा हुआ खेत मिला है कहाँ पे, कालीबंगन में। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा गया है, बहुत बार। कैमल बोन्स, भाई ऊँट के हस्ती पंजर भी यहीं पे मिले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कालीबंगन का। ये दो चीज़ें, एक कैमल बोन्स और एक प्लग फील्ड यहाँ पे मिले। फिर आता है कोट डीजी। कोट डीजी किसने खोजी, कोट डीजी 1955 में खोली, फैजल खान ने खोली। सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर, जो इंडस के थे उसके लेफ्ट बैंक पे मिला है, ये भी इंडस रिवर पे ही था। तो तीन चीज़ें कौन कौन सी अभी तक पढ़ ली, एक मोहनजोदाड़ो हो गया, और दूसरा आपका चूहनदारो हो गया, और दूसरा कोट डीजी हो गया। तीन आपके इंडस सिविलाइजेशन में थी। देखो अब यहाँ पे क्या पता चला, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी हमें साइट्स मिलनी है, इसलिए हमने इसको इंडस सिविलाइजेशन नाम देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी साइट्स हमको उसमें मिल रही थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। फिर आती है आपकी रंगपुर। रंगपुर जो खोजी है 1935 में खोजी है, MS वस ने, BB लाल ने, SR राव ने। सिचुएटेड है कहाँ पे, महर रिवर पे, और यह है गुजरात में। ठीक है गाइस, गुजरात में है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है वो राइस हस्क मिले हैं। ठीक है, जिन जिनको मैं गोला करूंगा वो अपनी कॉपी पे आप लिखते रहना। रोपर, रोपर किसने 1955 में खोजी, YD शर्मा ने खोजी थी। सिचुएटेड पंजाब में है, सतलज रिवर में खोजी थी। ठीक है, लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है एक। ठीक है, रोपर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोथल भी इंपॉर्टेंट है। जो जो गोला कर रहा हूँ वो तो याद रखनी ही रखनी है। 1955 से 1960 में खोजी गई थी, किसके द्वारा, SR राव के द्वारा खोजी थी, गुजरात में खोजी थी। ठीक है, और कौन कौन सी, भोग्या एक तो याद रखना है, एक ये वाली रिवर का नाम रखना है, जैसे साबरमती एंड भोग्या, तो आपको भोग्या भी याद रखना है। ठीक है ना, भोगवा बोलते हैं, भोगवा रिवर, भोगवा रिवर में आपको याद याद रखना है कि भोगवा रिवर पे लोथल रिवर, सॉरी लोथल साइट है आपकी भोगवा रिवर पे। और ये गुजरात में RSR राव द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, ओनली इंडस साइट विद द आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था भाई। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और यहीं से क्या होता था दोस्तों, व्यापार किया जाता था। और राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य भी हमको यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमें पता चला कि ये लोग राइस का कल्टीवेशन करते थे। और अर्लियर सबसे पहले जो हमको मिले हैं राइस कल्टीवेशन का, वो हमें लोथल से मिला है। अपनी कॉपी पे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, फिर आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि ये लार्जेस्ट साइट है इंडिया में, अब लार्जेस्ट साइट इन इंडिया राखीगढ़। ठीक है, और पाकिस्तान में अगर मैं पूछूं, पाकिस्तान में पूछूं तो पाकिस्तान में आप जानते हो मोहनजोदारो, जो अब मोहनजोदारो जो थी वो अब पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदारो। और इंडिया में आप देखो, अगर मैं पूछूं कि इंडिया में कौन सी लार्जेस्ट साइट है, तो राखीगढ़ है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसको लिख लेना। 1963 में प्रोफेसरम
सूरज भान ने खोजा था। ठीक है, ये कहाँ पे खोजा? दृष्टदावती हिसार हरियाणा में खोजा है। ये घग्गर रिवर पे इंपॉर्टेंट है, आपको देखना। बालाकोट, अब जानते हो बालाकोट अभी, हाँ बालाकोट की स्ट्राइक भी तो हुई है, आपको पता ही होगा। तो बालाकोट किसने खोजा? 1973-79 में खोजा, जॉर्ज एफ डेल्स ने खोजा, सिचुएटेड इन द अरब सी में। ये बालाकोट दूसरा है गाइस, ठीक है। वो जो बालाकोट है वो जम्मू कश्मीर वाला है, ये बालाकोट दूसरा है। और ये कहाँ पे है? सरस्वती रिवर पे है, ठीक है। ओके, सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा, सुरकोटदा 1964 में जेपी जोशी ने खोजा था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, जेपी जोशी द्वारा फाउंड किया गया था। कहाँ पे? गुजरात, कच्छ में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे खोजा गया है, गुजरात कच्छ में खोजा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। कोई रिवर में नहीं खोजा गया है, ओनली इंडसाइज वेयर द रिमोन्स ऑफ द हॉर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ पे मिले? तो आप गुजरात कच्छ के वाले इलाके में मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोस्टल सिटी है विद पोर्ट टाउन, ठीक है, पोर्ट टाउन कोस्टल सिटी थी एक, मतलब जो आपके कोस्टल साइड होते हैं, जो आपके मैं बोलता हूँ समुद्र किनारे जो शहर बसे होते हैं उनको बोलते हैं कोस्टल सिटीज, ठीक है। बनावली भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है, आपको याद रखनी है। 1970 में खोजी, RS बिष्ट ने खोजी थी, सिचुएटेड इन द हरियाणा में है, सरस्वती रिवर पे है। क्ले बैंगल्स, मिट्टी के बने कंगन, सॉरी मिट्टी के बगैर कंगन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्ले बैंगल्स आपको याद रखना है, ठीक है। और क्ले बैंगल्स, ठीक है, बेसिकली तो जो जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जो जो आपको याद रखना है अपनी कॉपी पे, ये सब मेजर सिटीज़ थी। इनके ऊपर डिस्कशन हम अगली अगली वीडियोस में करेंगे। होप तो आपको ये वीडियो पसंद आई। फिर अपनी क्वेरी कोई सजेशन है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, या फिर आप कमेंट करो, या फिर आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। जो जो मैंने आपको क्या आप नोट बनाइए और अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम साइट को डिस्कशन करेंगे, और साइट को डिस्कशन करने के बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। देखो मैंने आपके लिए एमसीक्यूज बना रखे हैं, और मैं कलेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट पेपर से, ताकि हम लोग आपकी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।